जो मंत्रियों की कमेटी गठित की थी वो मान चुके हैं, तो ये माने कि सरकार के गले की फांस बन चुकी है। 100% बन चुका है सर, क्योंकि पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो वर्तमान सरकार ने, सरकार तो नहीं थी ये जब विपक्ष में थे, तब इन्होंने सब्जबाग यही दिखाए थे कि हम करप्शन खत्म कर देंगे, खत्म करने के साथ साथ जो भर्ती परीक्षा के अंदर घोटाले हुए सब निपटा देंगे। इसको लेकर के तो बीजेपी के खुद विधायक और मंत्रीगण तक उस पर सवाल उठाना तो हमारा पार्ट है, क्योंकि हमने उसमें कोर्सेज लॉन्च किए थे। आप मानते हो कि भर्ती रद्द करना भी विकल्प नहीं है? सर भर्ती रद्द करो, लेकिन केवल रद्द करो ये एक विकल्प नहीं है, उसके साथ सॉल्यूशन जरूर दो। सॉल्यूशन में आप विद्यार्थियों को ये अवसर दो जो सिलेक्शन पा चुके हैं एसओजी ने, जिन्हें मिट्टी में से मिट्टी की तरह छान के अलग कर दिया है, उनके लिए कुछ तो करके दो। चाहे उन्हें इंटरव्यू में 5 नंबर का ग्रेस दे दो, चाहे उन्हें इंटरव्यू में डायरेक्ट प्रवेश दे दो, मुझे नहीं पता क्या करेगी सरकार। इवन एक अच्छा ऑप्शन मैं जब चर्चाएं कर रहा था तब निकल के आया था कि जिन्हें एसओजी ने पकड़ लिया है कि ये कन्फ्लिक्ट है, जो जेल जा चुके हैं, उनकी जो सीटें खाली हुई हैं उन्हें वेटिंग लिस्ट वालों से भर दो और तुरंत एक दूसरी भर्ती परीक्षा भी जारी कर दो। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को लेकर अभी तक राजस्थान के युवा असमंजस में है कि सरकार भर्ती रद्द करेगी या फिर यथावत रखेगी। इस बीच कोर्ट का आदेश भी आया है इस भर्ती को जस के तस और जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए उनको पोस्टिंग नहीं देने का। लेकिन दूसरी ओर राजस्थान के युवा मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। दूसरा तर्क ये भी है कि इस भर्ती को यथावत रखा जाए। इसी बीच अंकित सर यानी कि अंकित अवस्थी, पूर्व आरएस अधिकारी, इनको भी ट्रोल किया जा रहा है, जो कि शिक्षाविद है। सर, राजस्थान के युवा कह रहे कि अंकित सर तब कहाँ चले गए थे जब राजस्थान के 2 युवा पानी की टंकी पर चढ़कर बोल रहे थे कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। और अंकित सर क्या सोचते हैं इसके बारे में, भर्ती को रद्द करें या फिर यथावत रखें? बहुत बढ़िया। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। बहुत बड़ी परिस्थिति मेरे छोटे भाइयों के साथ ऐसी उत्पन्न हुई है कि हर बच्चा, हर परिवार कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायसी सिचुएशन में जी रहा है। एक तरफ मेरे वो भाई खड़े हैं लाखों की संख्या में जो चाहते हैं कि भर्ती परीक्षा रद्द हो, और रद्द होने के बाद में वो पुनः तैयारी को बिल्कुल फेयर तरीके से करते हुए, भर्ती परीक्षा को फेयर तरीके से देते हुए परीक्षा में बैठे और सिलेक्शन पाए। लेकिन मेरे कुछ परिवार ऐसे भी भाइयों के हैं जिन्होंने भर्ती परीक्षा में बहुत फेयर तरीके से पढ़ के एग्जाम दिया था। उन्होंने पेपर प्राप्त नहीं किया था एसओजी की जांच में, जिन्हें पुलिस नहीं पकड़ पाई कि ये चोरी करके पास हुए हैं। ऐसे में उनके परिवारजन बहुत बड़े परेशानी के जाल में फंसे हैं। मेरा जैसा आदमी एक नैतिक द्वंद में फंसा हुआ है सर, और वो नैतिक द्वंद इस बात का है कि वो किसके साथ खड़ा हो। मेरे बार बार छोटे भाई बहन मुझे सलाह देते हैं, आप उनके साथ खड़े हो जाइए सर जो ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मैंने कहा मैं खड़ा हूं उनके साथ। बोले सर आप इसलिए खड़े होइए क्योंकि पेपर लीक हुआ है, खुद जांच एजेंसी मान रही है। मैंने कहा भाई मैंने मान ली ये वाली बात, पेपर लीक हुआ है। मैंने कहा ये बता दो जिन्होंने पेपर दिया था, जिस समय वो बच्चे पेपर पढ़ रहे थे, आप भी आज तैयारी करेंगे, आप जब पेपर देने जाएंगे हो सकता है आपको ये पता ना चले कि ये पेपर लीक हो चुका है। आपने सालों की मेहनत से, क्योंकि 2021 का पेपर है ये जो 24 में आज बहस चल रही है, 3 सालों से मेरे कुछ भाई ऐसे हैं जो 10 बाई 10 के कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, रट रहे हैं, हिंदी को रट रट करके उन्होंने एकदम काला कर दिया है। वो भाई बहन जब पेपर देने बैठेंगे तो वो इस ईमानदारी से बैठेंगे कि मैं इसको टॉप करूंगा। अब टॉप कर लिया उन्होंने, अब टॉप कर लिया यानी कि सिलेक्शन ले लिया। सिलेक्शन लेने के बाद अब उन्हें पता चलता है कि उनके सिलेक्शन को भी कोई छीनने आ गया है, और वो छीनने वाला कोई और नहीं, वो अपराधी है जिसने नकल किया था। तो मुझे ये बताइए कि जो मेहनत करके मेरा भाई, जिसने ना त्योहार देखा ना कोई शादी में गया, सिलेक्शन तो पा गया, लेकिन आज उसके सिलेक्शन को आप छीन रहे हैं। तो मेरे जैसा टीचर या फिर वो व्यक्ति जिसने कभी खुद ने भी मेहनत करके सिलेक्शन पाया होगा, उसका दर्द होना लाजमी है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं आज नैतिक द्वंद में हूं। आपने पूछा मैं इतना लेट क्यों हुआ, तो आंसर ये है सर, मैं लेट तो नहीं हुआ। मैंने इसके ऊपर खूब सारे सोशल मीडिया पर ट्वीट्स किए हैं। पहले जब मैं सरकार में था पिछले महीने तक, तो सरकार की काफी सारी जांच के डायरेक्ट संपर्क में था, मुझे पता था कि चल क्या रहा है, तो मैं बहुत खुश था। एसओजी बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही थी, लगातार अपडेट्स आ रहे थे। चोरों को, यानी जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने नकल किया है, जो अपराधी हैं, उनको सजा मिलती जा रही थी। तो इस जांच से मैं आश्वस्त था कि बहुत अच्छे से काम चल रहा है। लेकिन अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सरकार को जब जांच एजेंसियां मान चुके हैं कि भर्ती को रद्द किया जाए, तो रद्द क्यों नहीं कर लेती? सर रद्द करने का फैसला सरकार को लेना है, अब ये सरकार कब लेती है उसके ऊपर है। बार बार मेरा एक ही कंसर्न है, जो नकल करके पास नहीं हुए उन बच्चों का, मतलब जिन्होंने जेन्युइनली पढ़ाई करके पेपर पास किया है, उनका पक्ष भी सरकार रख ले, ये मेरी तरफ से नई डिमांड है।
अब ये नई डिमांड कैसे क्रिएट हुई, इसके पीछे मैंने तर्क दे दिया। मेरे पुराने अनुभव हैं, जब आरएएस की परीक्षा में कोई बच्चा केवल इस वजह से हाईकोर्ट जाता था कि साहब मैंने एक क्वेश्चन मेरा गलत था, आरपीएससी के आंसर शीट के कारण इन्होंने गलत आंसर दे रखा था, तो हाईकोर्ट मुझे राहत दो, तो हाईकोर्ट उसको कहती थी कि जाओ इसे डायरेक्ट मेंस में बिठाओ। मेंस वाले के लिए कहती थी जाओ इसे डायरेक्ट इंटरव्यू में बिठाओ। ये जो बच्चे जो जेन्युइनली सिलेक्शन पा गए थे, उन जेन्युइनली सिलेक्टेड बच्चे अगर हाईकोर्ट में जाके शरण लेंगे, या तो भर्ती अगली परीक्षा को ये अटकाएंगे, और नहीं अटकाएंगे तो ये राहत पाएंगे। राहत में संभव है कि इन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू की सलाह दे दी जाए, या हाईकोर्ट कोई ऐसा राह दिखा दे कि भाई इन सिलेक्टेड लोगों को, जिनको जांच एजेंसीज ने भी क्लियर पा लिया है, उन बच्चों को सीटें और अलॉट कर दी जाए। तो मेरा बार बार एक ही कहना है, दोनों के साथ खड़े होते हुए आज अर्जुन वाली स्थिति में मैं अपने आप को पाता हूं, भगवान श्री कृष्ण से अरदास लगाता हूं कि जिनके साथ संघर्ष चल रहा है और जिनके लिए चल रहा है, वो दोनों मेरे अपने ही हैं। उन बच्चों के साथ भी मैं अपने आप को खड़ा पा रहा हूं जो चाह रहे हैं कि प्रति परीक्षा रद्द हो, और उनके साथ भी अपने आप को खड़ा पा रहा हूं जो पढ़कर सेलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि मैंने अपने जैसे कई टीचरों को दिन रात मेहनत कराते देखा है, उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने दिन रात मेहनत की है। आप एक स्टैंड नहीं ले पा रहे, इसी वजह से कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं। सर ट्रोलर्स की तो बहुत बड़ी कहानी है। देखो आज के संघर्ष बहुत सारे हैं, ट्रोलर्स में से बहुत से लोग वो भी तो होंगे ना जो मेरी तरह कभी टीचर बनने की चाह रखे होंगे। किसी के अंदर इस भाव का भी कुंठा होगी कि भाई मैं इसकी तरह क्यों नहीं कर पा रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत पहाड़ फोड़ दिए, लेकिन मैं ये जरूर कह पाता हूं सर कि मेरे अंदर ये साहस तो है, क्योंकि ना तो मैं व्यापारी और ना मैं राजनेता। मैं आज उन 200 बच्चों का भी पक्ष लेने के समर्थन के पक्ष में खड़ा होने की हिम्मत तो कर रहा हूं ना सर। मुझे पता है कि बहुत से लोगों को लगेगा कि ये आदमी कैसे ये काम कर रहा है, इन 200 बच्चों की तो फीस भी नहीं मिलनी। लेकिन सर मेरा आत्मसम्मान, मेरे अंदर का टीचर, मेरे अंदर का विद्यार्थी ये कहता है कि हे ईश्वर, अगर ये जेन्युइनली पास हुए बच्चे हैं, इनका कुछ तो ख्याल रखना। शिक्षक होने के नाते आप ये क्या कहेंगे, क्योंकि आजकल कोचिंग को व्यापार की दृष्टि से देखा जा रहा है। सर व्यापार तो गलत कहीं से भी नहीं है, लेकिन मैं दूसरा सवाल ये करता हूं कि कोचिंग बनी क्यों, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा होने की आवश्यकता है। कोचिंग बनी क्यों? यदि आज हम एम्स और एसएमएस जैसे मेडिकल कॉलेज देखते हैं, तो एक बहुत बेसिक सवाल करते हैं कि वहां के बच्चे कोचिंग करने बाहर क्यों नहीं जाते। सिमिलरली आज अगर हमारे कॉलेजेस बहुत अच्छे हों, हमारे स्कूल्स बहुत अच्छे हों, तो कोचिंग जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो कोचिंग व्यापार बना कैसे? तो सवाल ये है कि कहीं ना कहीं हमारी बुनियादी शिक्षा में वो कमी रह गई, या हमारे कॉलेज स्कूल्स में वो लीकेजेस रह गए जिनको आज कोचिंग पूरा करा रही है। और तो और जिनके स्कूल और कॉलेजेस हैं, वो तक अपने बच्चों को कोचिंग भेज रहे हैं, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। तो इसका मतलब कोचिंग वालों पर दोष देना बंद करें। और मेरा मानना है सर, कोचिंग सिस्टम जिस दिन मजबूत होंगे, कोचिंग स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। आजकल तो कोचिंग माफिया तक का तमगा मिल गया है। माफिया भी बहुत बड़ा टर्म है, और वो माफिया शब्द मिलने के पीछे का जो तर्क है ना, मुझे ऐसा लगता है जब पेपर लीक हुए उस समय कुछ कोचिंग्स के नाम निकल के आए थे। जब आप अपराध में शामिल हैं तो निश्चित ही आप माफिया का काम कर रहे हैं, तो उनके आगे से तो कोचिंग भी हटा दो, सिर्फ उन्हें माफिया ही कहो तो बेहतर होगा। वहीं दूसरी ओर कोचिंग माफिया में कोचिंग जो वाकई में मेहनत करा रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, उन्हें माफिया कहकर शर्मिंदा ना करो सर। आप मानते हैं कि इस बात से तर्क रखते हैं कि कुछ कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो ऐसा काम करते हैं, पेपर माफियाओं से उनका जुड़ाव है, और वैसे ही वो बड़ी रकम लेकर चयनित भी करवाते हैं। मैं नहीं सर, अपने राजस्थान के अखबार उठा के देखो, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत सी जांच निकल के आई है जहां कोचिंग वालों के नाम निकल के आए। तो उन कोचिंगों को जब सरकार ने या पुलिस ने जांच में निकाल दिया, तो मैं तो केवल वो रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा हो रहा है। अच्छा, यदि भर्ती रद्द हो जाती है, कोचिंग संस्थानों को इससे फायदा है? नहीं, कोई फायदा नहीं है सर। फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि कोचिंग से बच्चे जो पढ़ रहे थे वो आज भी पढ़ रहे हैं। 300 के आसपास बच्चे जो सेलेक्ट हुए थे वही दोबारा तैयारी में उतरेंगे। नए 300 बच्चों का कोचिंगों को कोई मुनाफा नहीं होने वाला। 2021 से 2024 के इंतजार में बच्चा 3 साल बर्बाद कर चुका है, कई बार कोचिंग पढ़ चुका है। नया बच्चा कोई ऐड नहीं होने वाला। जो ऐड होगा वो होगा जिन्हें सरकार हो सकता है दरिया दिली दिखाते हुए एज का रिलैक्सेशन दे दे कि जाओ तुम्हें 2 साल और दिए। वो बेचारा मतलब 1500 बच्चा कोचिंगों में और आ जाएगा। तो कोचिंगों को इसलिए बदनाम करना बंद करें कि भर्ती परीक्षाएं रद्द होती हैं तो कोचिंगों को फायदा होता है। और मैं अंत में एक स्पष्टीकरण और दे दूं, मैं एसआई का कोई बैच नहीं चलाता हूं, तो ये सारी बातें इसलिए भी नहीं कि मुझे कोई फायदा हो रहा है। मैं आपके सामने वो बात रख रहा हूं जो कोचिंग और टीचर से जुड़ी है, जो कि मैं जानता हूं। आप शिक्षाविद हो, उस हिसाब से यही बात उठ रही है कि क्या राजस्थान को लेकर ऐसा ही भर्ती बड़ा घोटाला है, और जब आप बाहरी बात करते हो, दूसरे प्रदेश की बात करते हो, वहाँ की शिक्षा की बात करते हो, राजस्थान को लेकर युवा बोल रहे हैं कि तब चुप्पी क्यों साध लेते हो? सर मैं राजस्थान सरकार की जॉब में था, मैं गजेटेड ऑफिसर राजस्थान सरकार था। आप जब सरकार में होते हैं तो आपके कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं,
और सबसे बड़ी बात, ऑब्लिगेशन के साथ साथ आपको प्रक्रिया पता होती है कि इस सरकार में चल क्या रहा है। तो जब सरकार की प्रक्रिया पता है कि सरकार जांच कर रही है, एसओजी जांच कर रही है, आप ऑलरेडी उसका हिस्सा हो, सरकार का हिस्सा हो, तो आप सरकार पर सवाल उठाने में कंफर्टेबल नहीं होते। रही दूसरे राज्यों की बात, तो दूसरे राज्यों में तो भर्ती प्रक्रिया मात्र चल ही रही है, उस पर सवाल उठाना तो हमारा पार्ट है, क्योंकि हमने उसमें कोर्सेज लॉन्च किए थे। आप मानते हो कि भर्ती रद्द करना भी विकल्प नहीं है? सर, भर्ती रद्द करो, लेकिन केवल रद्द करो ये एक विकल्प नहीं है। हम्म, उसके साथ सॉल्यूशन जरूर दो। हम्म, सॉल्यूशन में आप विद्यार्थियों को ये अवसर दो, जो सिलेक्शन पा चुके हैं, एसओजी ने जिन्हें मिट्टी में से मिट्टी की तरह छान के अलग कर दिया है, उनके लिए कुछ तो करके दो। चाहे उन्हें इंटरव्यू में 5 नंबर का ग्रेस दे दो, चाहे उन्हें इंटरव्यू में डायरेक्ट प्रवेश दे दो, मुझे नहीं पता क्या करेगी सरकार। इवन एक अच्छा ऑप्शन मैं जब चर्चाएं कर रहा था तब निकल के आया था कि जिन्हें एसओजी ने पकड़ लिया है कि ये कंप्लीट है, जो जेल जा चुके हैं, उनकी जो सीटें खाली हुई हैं उन्हें वेटिंग लिस्ट वालों से भर दो, और तुरंत एक दूसरी भर्ती परीक्षा भी जारी कर दो, ताकि जो विद्यार्थी एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं उन्हें एक और भर्ती परीक्षा मिले, ताकि वो भी अपनी उस मेहनत को सही स्थान दे पाए। ये विकल्प है, एक विकल्प मतलब एक सिंगल ऑप्शन शूट फॉर ऑल नहीं हो सकता। फिलहाल स्थिति ऐसी बनी है सर। लेकिन सरकार के पास ऐसी कौन सी छलनी है जिसमें सच और झूठ इधर उधर हो जाएंगे? सर, अगर ये इतना ही आसान होता ना तो सरकार कर चुकी होती। चूंकि ये आसान नहीं है, इसीलिए सरकार द्वंद में फंसी है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अदरवाइज तो ये काम सर बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट होता ना तो हो चुका होता। क्योंकि जांच एजेंसियां मान चुकी है, जो मंत्रियों की कमेटी गठित की थी वो मान चुके हैं, तो ये माने कि सरकार के गले की फांस बन चुकी है। 100% बन चुका है सर, क्योंकि पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो वर्तमान सरकार ने, सरकार तो नहीं थी ये जब विपक्ष में थे, तब इन्होंने सब जवाब यही दिखाए थे कि हम करप्शन खत्म कर देंगे, खत्म करने के साथ साथ जो भर्ती परीक्षा के अंदर घोटाले हुए सब निपटा देंगे। इसको लेकर के तो बीजेपी के खुद विधायक और मंत्रीगण तक सरकार को अनुशंसा दे चुके हैं। यही कारण था कि इस समय जब सरकार जीत गई, इसमें बड़ा योगदान छात्रों का था। लेकिन अब स्थिति ये फंस गई कि करें तो करें क्या। अब ये स्थिति से निकलने के लिए मुझे लगता है कि कुछ जो प्रतिनिधि छात्र हैं जो इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको भी मंच पर बुलाया जाए, उनसे भी उनकी राय ली जाए। अक्सर ऐसे सजेशंस दिए जाते हैं जब भी कभी बड़े प्रोटेस्ट होते हैं कि आप प्रतिनिधियों को बुलाएं, छात्र प्रतिनिधियों को उनकी राय लें, और सरकार अपना पक्ष रखे और बीच का मार्ग निकाले। मध्यम मार्ग बुद्धम मार्ग। प्रदर्शन कर रहे हैं युवा, टंकी पर चढ़ रहे हैं युवा, इत्तेफाक रखता है उनसे आप? 100% सर, मेरा भाई जो है ना, वो इस ठंड में टंकी पर चढ़ने के लिए नहीं बना। उसने अपने जीवन के इतने अमूल्य साल सड़कों पर प्रदर्शन करने और टंकी पर चढ़ने के लिए नहीं बनाए। वो पढ़ने आया था ताकि रोजगार पाए, वो अपने माँ बाप के सपने पूरे करे। वो इसलिए नहीं आया था कि वो पुलिस के लाठीचार्ज का हिस्सा बने, टंकी पर चढ़ के अपनी जान को जोखिम में डाले। वो इसलिए नहीं आया था। उसे राजनेता नहीं बनना। राजनीति वाले राजनीति करें, लेकिन राजनीति में इन्हें अपने काल का ग्रास ना बनाएं। ये मेरी सबसे अनुरोध है, और मेरे छोटे भाई बहनों से अनुरोध है कि आपका ये जो प्रोटेस्ट है या आपका जो विरोध है, ये लाजमी है। जब आपको कुछ दिखता नहीं है, सामने अंधकार होता है, तो विरोध के अलावा इंसान की प्रकृति है कि वो होकर आता है। मैं उनसे निश्चित वास्ता रखता हूं। राजनीति भी हुई है इसमें? राजनीति तो सर शुरू ही यहीं से हुई है ना भाई। कांग्रेस के शासन में भर्ती परीक्षा हुई। भर्ती परीक्षा हुई तो उस समय जब इसके अंदर लीक के मामले निकले, तो उन लोगों की नियुक्तियां ढूंढी गई कि कौन से आरपीएससी मेंबर इन्वॉल्व थे, किसकी सरकार में थे, तो उनको कनेक्ट किया गया। तार जुड़ते जुड़ते तो राजनीति के हर घेर में राजनीति निकल के आती है। बाद में यह हुआ कि छात्रों का पक्ष आने के लिए यह सब हुआ। इवन अभी जब विरोध प्रदर्शन बहुत होने लगे उपचुनाव से पहले, तो यह कनेक्ट किया जाने लगा कि उपचुनावों में शायद इसका फायदा लेने की बात हो। लेकिन सर, मैं चाहता हूं कि छात्रों के भविष्य का ना, बेरोजगारों का भविष्य आप अपने राजनीति के लिए ना सेलेक्ट करें। अमेरिका की तरह सोचे ना सर। वो लोग बात ही करते हैं कि चाइना से कैसे आगे निकलना है, उसको कैसे पछाड़ना है, यूक्रेन का क्या करना है, ईरान का क्या करना है। हम अपने ही बच्चों का क्या करना है, इसके 5 बिगाड़ने हैं, इसके 4 साल बिगाड़ने हैं, इसके 3 साल बिगाड़ने हैं। ये चीज तो ठीक नहीं है सर। ट्रोलर्स फिर आपको क्यों ट्रोल कर रहे हैं? सर, करने दीजिए ना, थोड़ा उनका भी सोशल मीडिया पर रेवेन्यू बढ़ेगा सर। थोड़ा घर उनका भी चले। देखो, मैं उनके साथ भी हूँ। जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मैं उनका भी साथ देना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, तुम कर लो। अगर तुमको ट्रोल करने से 2 पैसे का फायदा हो रहा है, कर लो। लेकिन मैं तुम्हारी किसी भी तरह की काल का ग्रास नहीं बन सकता। मैं व्यापारी नहीं हूं यार। मैं राजनीति नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा ही भर्ती परीक्षा के लिए मैंने पेपर ही नहीं निकाले, यानी कोचिंग की क्लास ही चालू नहीं करी, तो मुझे कोई लाभ तो हो नहीं रहा। ट्रोलर्स अगर 2 पैसा मेरी वजह से कमा पा रहे हैं, सबका स्वागत है। लेकिन फिर भी ट्रोल से अच्छा है, मुझे घसीटने से अच्छा है जिम्मेदारों को घसीटो। मेरा तो क्या है, मैं आपकी तरह ही हूँ, आप में से एक हूँ। सरकार से पूछो, सरकार से प्रश्न है, सरकार करेगी तो बहुत फायदा होगा। मैं आपके साथ हूँ। मैंने दोनों तरफ से आपके साथ होने की बात कही है। अंकित अवस्थी सर, ट्रोलर्स को भी जवाब दिया और सरकार को भी एक बीच का रास्ता भी बताया, लेकिन खास तौर पर उस बात को लेकर ये अडिग है
कि वो सिर्फ भर्ती को रद्द करने के पक्ष में नहीं है, वो कह रहे हैं कि भर्ती को रद्द करना है तो करो, लेकिन उनके बारे में सोचो जिन्होंने कड़ी मेहनत करके इस भर्ती में वो चयनित हुए हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।